हेलो स्टूडेंट, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट। ये वीडियो काफ़ी पार्ट्स में बनेगा, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रो पढ़ चुके हैं हम। तो ये जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि फिनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो फर्स्ट में हम यही पढ़ेंगे वित्तीय विवरण के अर्थ उद्देश्य। इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ उद्देश्य तथा प्रमुख जो वित्तीय विवरण है कौन कौन से हैं, और एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम यह देखते हैं, हेनरी फ्योल है, उन्होंने कहा है, जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दिए, उन्होंने कहा है वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उन्होंने एक डेफिनेशन दी, एक स्टेटमेंट दिया है कि वित्तीय विवरण कथन उनका जो है, वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती है। तो जैसे बॉडी के अंदर आंखों का काम क्या होता है, देखना होता है, उसी प्रकार से ये एक तरह से जो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो जो संस्था होती है उसकी आंखों के समान होते हैं। अब फर्स्ट वित्तीय विवरण का अर्थ, तो कॉन्सेप्ट क्या है, दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनके अंदर जो मुख्य फिनेंशियल स्टेटमेंट है यानी बैलेंस शीट को शामिल किया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L को शामिल किया है, और इनके अलावा इनकी जो अनुपूरक जो अनुसूची है उन्हें शामिल किया है। जो मॉडर्न अप्रोच है, जो आधुनिक जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों तो आने ही आने, आर्थिक चिट्ठा, लाभानी खाता और उपरोक्त से संबंधित अनुसूचियाँ तो आएंगी। इसके अलावा नए जो हैं कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टॉपिक सारे आप पढ़ते जाओगे। अभी जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आगे ये इन सब के बारे में आता रहेगा। सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसके अलावा जो आपका EFM है उसके अंदर जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर भी इन टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ोगे। और थर्ड है मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, चालू लागत लेखांकन, मूल्य संवर्धन विवरण, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, सोशल बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ सोशल P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कई हो सकते हैं। इस प्रकार जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें इन तीनों के अलावा और भी जो स्टेटमेंट्स इनको इंक्लूड किया है। इसके अलावा जो हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर वो एक दृढ़ सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया। ये सब हम 12th में भी, 11th-12th में हमने जब स्टार्ट किया था पढ़ना तो उसमें ये सारी चीज़ें पहले ही बताई जा चुकी हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है, नियमित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन रह सकता है। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आ गए रहे, यानी एक तरह से एक विकासशील अवस्था में है। तो जैसे मॉडर्न ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसमें इन्हीं स्टेटमेंट्स को शामिल किया जाता है, और मॉडर्न अप्रोच में नए और आ गए हैं। इसके अलावा और भी चेंजेस आगे आ सकते हैं। अब हम देखते हैं अंतरिम प्रतिवेदन। अंतरिम प्रतिवेदन नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंटरिम रिपोर्ट्स। प्रबंधकों के उपयोग के लिए अगर सामान्यतः क्या होता है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक पूरे जो स्टेटमेंट्स है वो तैयार किए जाते हैं, यानी बैलेंस शीट, P&L आदि। लेकिन अगर प्रबंधकों को बीच में ही जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है या हमारी जो अवधि चल रही है उसके बीच में ही अगर उन्हें आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, वो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व वर्ष के मध्य में ही विवरण तैयार कर लेते हैं। तो इन विवरण को हम इंटरिम रिपोर्ट से अंतरिम प्रतिवेदन कहते हैं। कई बार रीज़न होता है कि जो संस्था है उसे अंतरिम लाभांश घोषित करने होते हैं। इसके अलावा और भी आगे कोई भावी योजनाएं बनाने के लिए भी इंटरिम रिपोर्ट्स क्या तैयार की जा सकती हैं। अब हम यह देखेंगे वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल, यहाँ पर मुख्य रूप से हम 4 जो ऑब्जेक्ट्स है वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फिनेंशियल स्टेटमेंट के हो सकते हैं। तो हम यह देखते हैं कि जो उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। उपयोग करने वाले व्यक्ति जैसे मान लीजिए विनियोजक हो गए, अंशधारी यानी ऋणपत्रधारी हो गए। इसके अलावा जो अन्य व्यावसायिक संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो पक्षकार होते हैं उसके संस्था के से जो हित पाने वाले अलग अलग पक्षकार होते हैं, उनके सबके लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने का कार्य जो भी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने का कार्य वित्तीय विवरणों के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से इसका उद्देश्य हो गया। सेकेंड है लाभार्जन शक्ति का भावी अनुमान लगाने या मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करना। प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। इसके द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने के लिए संस्था ने क्या कार्य किए, यानी ये सोशल पार्ट है संस्था का, उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा लिक्विडिटी कैसी है संस्था की, उसके बारे में भी कोई निर्णय लेना है तो उसकी सूचना भी वित्तीय विवरणों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब हम आगे देखते हैं कि वित्तीय विवरणों की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट है लेखांकन प्रथाएं। ये हमने पढ़ा है कि जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L और इसके अलावा अदर जो हमने पढ़े फंड फ्लो, कैश फ्लो वगैरह, तो ये क्या है, इनकी कोई ना कोई कन्वेंशंस पे ये बेस्ड होते हैं। जैसे कि कौन से कोई भी एक्सपेंसेस है उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस प्रकार डिवाइड करना है, कौन सी डेप्रिसिएशन मेथड हमें यूज करना है, स्टॉक वैल्यूएशन हमें कैसे करना है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, इस चीज़ों पर ही क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड फैक्ट्स, लिपिबद्ध तथ्य, जब भी कोई व्यवहार होता है, कोई भी लेखांकन व्यवहार हुआ, उन्हें हमने रिकॉर्ड कर लिया हमारी बुक्स में, तो ये हो गया एक तरह से लिपिबद्ध तथ्य। इसके अलावा श्रम सिद्धियाँ, पोस्टुलेट्स, यानी ये मान लिया जाता है कि कई जो अकाउंटेंट है, कई चीज़ें जो कि फिक्स नहीं होती, लेकिन श्रम सिद्ध मान के उन्हें जो श्रम सिद्ध यानी पोस्टुलेट मान के उन्हें उसके आधार पर जो वित्तीय विवरण है उन्हें तैयार किया जाता है। जैसे कि रुपए की मूल्य स्थिर मान लिया जाता है। इसके अलावा जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन की जो वैल्यू चल रही है उसको भी स्थिर मान लिया जाता है एक सीमित अवधि के लिए। इस प्रकार कई चीज़ें श्रम सिद्धि मान ली जाती है। हो सकता है कि वो कंडीशन वैसी ना हो, उनमें परिवर्तन होते रहें, लेकिन वित्तीय विवरणों में के तैयार करते समय ऐसा मान लिया जाता है लेखापाल द्वारा। इसके अलावा व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल जजमेंट, जो अकाउंटेंट है उसके पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे भी ये तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि उस स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना चाहता है, LIFO, FIFO और HIFO, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कौन से मेथड के आधार पर वो तैयार करना चाहता है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड वो यूज़ करना चाहता है, ये सब उसके व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होते हैं। और फिफ्थ है लेखांकन अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। तो लेखांकन अवधारणा है जैसे कि मुद्रा मापन की अवधारणा के आधार पर सभी लेन देनों को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी अवधारणाएं हैं, परंपरागत अवधारणाएं और काफ़ी सारी अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर ये जो वित्तीय विवरण है वो अकाउंटिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं वित्तीय विवरणों के आवश्यक गुण क्या। एक अच्छे वित्तीय विवरण में, एक आदर्श वित्तीय विवरण में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पूर्णता होनी चाहिए, यानी कंप्लीटनेस होनी चाहिए। जो भी सूचना वित्तीय विवरण में प्रदान की जाए वो पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अधूरी सूचनाएं होंगी तो वो अधूरी सूचना होगी तो जो वित्तीय विवरण के जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। इसके अलावा प्रासंगिकता होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। वो कोई भी सूचना है जो संस्था के उद्देश्य होने के संदर्भ में होनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं छूटनी चाहिए जिससे कि कोई गलत डिसीजन लिया जा सके। इसके अलावा बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इस प्रकार से जो फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है तैयार किए जाएँ कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा ना हो कि इनमें कोई तथ्य छुपा दिया जाए तो सिर्फ वो जो अकाउंटेंट है उसे ही समझ में आए, उसके अलावा अन्य किसी पक्षकार को वो समझ में ना आए। अब एक्यूरेसी, यथार्थता होनी चाहिए कि वित्तीय विवरण में जो सूचना दी गई है वो सत्य होनी चाहिए। संस्था की प्रगति
और वर्तमान स्थिति आदि का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। असत्य सूचना देने पर कानूनी दायित्व भी उत्पन्न हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी आधार पर ये तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा है तुलनात्मकता, कंपेयर किया जा सके जो अन्य संस्था है उनके साथ भी इस प्रकार से तैयार किया जा सके इस मानक के आधार पर कि संस्था के जो पिछले वर्षों के जो स्टेटमेंट हैं उनसे भी वो कंपेयर किया जा सके। इसके अलावा अन्य कोई संस्थाएं हैं उनसे भी इन स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जा सके, जिससे कि संस्था में जो कमियां हैं या फिर कोई बदलाव होने, कोई परिवर्तन लाने हैं वो ला सके। इसके अलावा शीघ्रता, जो स्टेटमेंट है वो फिनेंशियल जो पीरियड उसके ख़त्म होने के शीघ्र ही बाद ही तैयार किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर लेट तैयार किए जाएंगे अगर वो स्टेटमेंट तो उनका वो औचित्य नहीं रहेगा और वो जो जिन जिन पक्षकारों के लिए आवश्यक है वो इनका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा विश्लेषणात्मक होने चाहिए, एनालिटिकल स्टेटमेंट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट तैयार कर दिए तो बस इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो विभिन्न पक्षकार अपने अकॉर्डिंग उन्हें उनका एनालिसिस कर सके। तो ये हो गया हमारे कि वित्तीय विवरण के अंदर कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। अब हम यह देखेंगे वित्तीय विवरणों को विभिन्न पक्षकारों के लिए महत्व क्या क्या है। जैसे फर्स्ट देखते हैं फॉर शेयर होल्डर्स, जो अंशधारी है उनके लिए क्या महत्व। अंशधारी देखते हैं कि संस्था की योजनाएं क्या है, संस्था का पिछले वर्षों का जो इतिहास है वो किस प्रकार का रहा है, कि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, क्या परसेंटेज है, डिविडेंड डिक्लेयर करने का क्या मेथड यूज़ करते हैं, और इसके अलावा डिविडेंड की प्रोसेस क्या रही है संस्था की, आगे क्या भावी योजना है। ये सारी बातें अंशधारियों की हित की होती है, वो इसको देखते हैं। इसके अलावा ऋण पत्रधारी देखेंगे कि संस्था की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति वो किस प्रकार की है, संस्था ने पूर्व में जो ऋण लिए गए उनका भुगतान किस प्रकार से हुआ है, संस्था की संपत्तियाँ क्या है। इसके आधार पर ही डिबेंचर होल्डर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा फॉर मैनेजमेंट, प्रबंध के लिए क्या उपयोगिता होती है। प्रबंधक ये देखते हैं कि जो अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार किए जाएंगे उसके बेसिस पे देखेंगे कि उनके द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं वो कहाँ तक सफल रही है, और अगर कोई इस प्रकार की कोई कमी रही है तो वो उसको वापस से फीडबैक लेके वापस से उसमें कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। इसके अलावा बैंकों के लिए बैंक भी ऋण देने से पहले देखेंगे कि संस्था की जो वित्तीय स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, संस्था की सॉल्वेंसी कैपेसिटी क्या है, शोधन क्षमता यानी क्या है। इस प्रकार की सारी विश्लेषणात्मक वो जाँच करेंगे, उसके बेसिस पर वो संस्था को ऋण देंगे। तो इसलिए ये सारे तथ्यों की जानकारी वो वित्तीय विवरण से ले सकते हैं। इसके अलावा आते हैं व्यापारिक लेनदार। व्यापारिक लेनदार कैसे कि एक संस्था जो दूसरी संस्था से माल क्रय करती है, कुछ समय के लिए उधारी पर रहता है वो माल, तो एक दूसरे के लिए वो ट्रेड क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो वो एक दूसरे को जब माल उधार दिया जाता है उसमें वो देखते हैं कि संस्था की लिक्विडिटी क्या है, संस्था की जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की पोजीशन क्या है, कितने टाइम में संस्था अपने जो इस प्रकार के जो ट्रेड लॉन्स होते हैं उनका भुगतान कर देती है। नेक्स्ट है सरकार के लिए फॉर गवर्नमेंट की आजकल गवर्नमेंट जो देश है उसकी आर्थिक विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं की वित्तीय विवरणों की जांच करती है। इसके अलावा जो अनुसूचियाँ तैयार की गई है, जो मानक निर्धारित किए उनके आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए या नहीं, ये देखना भी सरकार का कार्य होता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई संस्था रुग्ण अवस्था में चल रही है तो सरकार क्या उसे हैंड ओवर कर लेती है। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना आवश्यक होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आयकर विभाग के लिए। तो जो संस्था के लाभ होते हैं, संस्था के जो रेवेन्यू होते हैं उस पर इनकम टैक्स की गणना के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस प्रकार से उनकी गणना करेगा, इसकी जाँच वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही कर सकता है। नेक्स्ट है व्यापारिक परिषदों के लिए होती है कि जो संस्था के विभिन्न संस्थाएं मिलकर जो व्यापारिक परिषदें बनाती है तो वो विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं से प्राप्त करती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज पे भी जब वो संस्था अपने जो सूचीकरण के जो नियम है उनके आधार पर कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज को भेजने होते हैं। इसके आधार पर ही इन्वेस्टर्स अपने
इन्वेस्ट करने के बारे में निर्णय लेते हैं। इसके अलावा अन्य वर्ग जैसे श्रमिक और कर्मचारी के हित से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं वो उनसे प्राप्त करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसके अलावा ग्राहक और अन्य जो इकोनॉमिस्ट है वो भी अपने अकॉर्डिंग जो सूचनाएं उन्हें प्राप्त करनी होती है वो प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वेरियस पार्टीज़ है, जो महत्व है, जो विभिन्न पक्षकारों के लिए क्या क्या महत्व है, जो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम जो कई प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में।